और एक रहस्य। यहाँ हम सुनाते हैं वो किस्से जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगली आवाज शायद आपके पीछे से आए। अगर आपको डर पसंद है तो अभी सब्सक्राइब करें। शहर की सुबह हमेशा शोरगुल और भागदौड़ से भरी रहती थी। सड़क पर गाड़ियों का शोर, हॉर्न की आवाजें और जल्दी जल्दी भागते लोग, सब कुछ एक अजीब बेचैनी पैदा करता था। लेकिन अरमान के लिए ये शहर अब उसकी नई दुनिया था। वह छोटे कस्बे से यहाँ नौकरी के सपने लिए आया था। अरमान साधारण सा लड़का था, न बहुत अमीर न ही बहुत आकर्षक, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी थी उसकी सच्चाई और मासूमियत। उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान रहती थी और उसकी आंखों में चमक थी, जैसे अभी भी अपने सपनों पर यकीन करता हो। ऑफिस का पहला हफ्ता था, नई जगह, नए लोग और हर चेहरा अनजाना सा लगता था। वह थोड़ा संकोची था, इसलिए ज्यादा बातचीत नहीं करता। लंच टाइम पर भी ज्यादातर अकेला ही बैठता और घर से लाया हुआ टिफिन खाता। इसी दौरान उसकी नजर पहली बार सिमरन पर पड़ी। वह कॉन्फ्रेंस रूम से निकल रही थी। हल्की गुलाबी ड्रेस, खुले लंबे बाल और मुस्कान में अजीब सी आत्मीयता थी। उसकी चाल में नफासत थी, जैसे हर कदम सोच समझ कर रखा हो। अरमान ने उसे बस एक झलक के लिए देखा था, लेकिन वही झलक उसके दिल पर जैसे छाप छोड़ गई। उस दिन के बाद अरमान का ध्यान अक्सर सिमरन की ओर खींचने लगा। ऑफिस के गलियारे में, कैफेटेरिया में या मीटिंग्स में, जहां भी वह दिखती, अरमान की आंखें अनायास उसकी तरफ चली जाती। लेकिन अरमान को कभी हिम्मत नहीं हुई कि उससे बात कर सके। वह सोचता, इतनी सुंदर लड़की मुझसे क्यों बात करेगी? उसके दोस्त होंगे, उसकी अपनी दुनिया होगी, मैं कहाँ उसमें फिट होता हूँ। समय बीतता गया। एक दिन ऑफिस में प्रोजेक्ट पर काम करते हुए अरमान और सिमरन को एक साथ टीम में शामिल किया गया। ये मौका उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। शुरुआत में उनकी बातचीत सिर्फ काम तक सीमित रही, लेकिन धीरे धीरे बातचीत लंबी होने लगी। अरमान को आश्चर्य हुआ कि सिमरन न सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि बेहद समझदार और हंसमुख भी थी। वह बातों में हल्का सा मजाक जोड़ देती, जिससे माहौल हल्का हो जाता। एक दिन प्रोजेक्ट मीटिंग खत्म होने के बाद सिमरन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरमान, तुम बहुत चुप रहते हो। कभी कभी तो लगता है तुमसे बात करना मुश्किल है। अरमान हल्का सा मुस्कुराया और बोला, असल में मैं ज्यादा बोलने वाला इंसान नहीं हूं, लेकिन सुनने में अच्छा हूं। सिमरन ने उसकी तरफ देखा और हंस पड़ी। तो फिर ठीक है, मैं बोलूंगी और तुम सुनना, काम आसान हो जाएगा। उस दिन के बाद दोनों के बीच की दूरी जैसे मिट गई। कॉफी शॉप में बैठकर घंटों बातें करना, ऑफिस के बाद एक साथ घर तक पैदल जाना, छुट्टी के दिन फिल्म देखने की योजना बनाना, सब कुछ उनके बीच सहज हो गया। अरमान को धीरे धीरे एहसास हुआ कि वह सिर्फ सिमरन का दोस्त नहीं रहा। उसके दिल में सिमरन के लिए कुछ और ही पनप रहा है, प्यार। लेकिन वह डरता भी था। उसे लगता था, अगर मैंने अपने दिल की बात कह दी और उसने मना कर दिया तो शायद हमारी दोस्ती भी टूट जाएगी। इन सब सोचों के बीच भी अरमान सिमरन के साथ बिताए हर पल को संजोता रहा। उसे पसंद था कि सिमरन अपनी जिंदगी की छोटी छोटी बातें उससे साझा करती थी। ऑफिस का तनाव, परिवार की कहानियां, अपने शौक, अपने डर। एक बार बारिश के दिन दोनों ऑफिस से लौट रहे थे। तेज बारिश हो रही थी और सड़क पर भीड़ थी। दोनों एक छोटे से शेड के नीचे खड़े थे, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उसके दिल की बातें उसकी आंखों में ही छिपी रहीं। धीरे धीरे उनके रिश्ते में और गहराई आती गई। अरमान अब हर सुबह ऑफिस जाने से पहले सोचता, आज सिमरन से मुलाकात होगी। उसकी जिंदगी में अब रंग आ गए थे। वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता, पता है, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरी दोस्त सिमरन जैसी है। लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल हर दिन सिमरन के लिए और बेचैन हो
अरमान उसकी मासूम मुस्कान देखता रहा। उसने सोचा, काश ये पल हमेशा यहीं रुक जाए। अरमान का दिल अब पूरी तरह सिमरन में बस चुका था। ऑफिस की भीड़-भाड़, काम का तनाव, यहां तक कि शहर का शोर भी उसे अब बुरा नहीं लगता था। उसके लिए हर दिन की शुरुआत सिमरन की हंसी से होती और हर रात का अंत उसकी यादों में। वह धीरे धीरे अपने भविष्य की तस्वीरें बनाने लगा था। उसे लगता था कि अब वह अकेला नहीं है, उसके सपनों में भी एक साथी है। कई बार वह अपने माता पिता से फोन पर बातें करते हुए अनायास ही सिमरन का जिक्र कर देता। माँ पूछती, अरमान, ये सिमरन कौन है? अक्सर उसका नाम लेता है तू। अरमान हंसकर बात टाल देता, लेकिन अंदर से उसका मन खुशी से झूम उठता। उसे लगता था जिस दिन वह सिमरन से अपने दिल की बात कहेगा, उस दिन उसकी दुनिया और भी खूबसूरत हो जाएगी। लेकिन तकदीर के खेल अलग होते हैं। एक शाम अरमान ने तय किया कि वह सिमरन को सरप्राइज देगा। ऑफिस के बाद उसने फूलों का गुलदस्ता खरीदा और सिमरन के घर पहुंच गया। उसे लगा कि यह मौका सही है, वह आज सिमरन से अपने दिल की बात कह देगा। गली में पहुंचते ही उसने देखा कि सिमरन की खिड़की पर रोशनी जल रही है। अरमान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके हाथ में गुलदस्ता था और दिमाग में वही पल घूम रहा था जब सिमरन मुस्कुराकर उसकी बात सुनेगी। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, अंदर से हंसी की आवाज आई। अरमान ने हल्के से दरवाजा खोला। सामने का नजारा देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। सिमरन कमरे में किसी और के साथ थी। एक लंबा चौड़ा लड़का, महंगे कपड़े, हाथ में सोने की घड़ी, और सिमरन उसके बेहद करीब बैठी हंस रही थी। उनके बीच की नजदीकियां देखकर अरमान का पूरा शरीर कांप उठा। उसके हाथ से गुलदस्ता छूट कर गिर पड़ा। सिमरन ने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। अरमान की आंखों में सवाल थे, दर्द था और टूटे हुए सपनों का सागर था। अरमान, तुम यहाँ? सिमरन ने धीमी आवाज में कहा। अरमान के होंठ सूख गए थे, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए पूछा, ये कौन है सिमरन? और तुम ऐसा क्यों? सिमरन ने एक पल चुप्पी साधी, फिर ठंडी सांस लेते हुए बोली, अरमान, मुझे तुमसे कुछ कहना था। असल में हमारे बीच जो है वो सिर्फ दोस्ती है। मैं तुम्हें कभी उस नजर से नहीं देख पाई। तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन उसके बाद उसने एक वाक्य कहा जिसने अरमान का दिल चीर दिया। मेरे लिए ये सब बस एक खेल था। अरमान को लगा जैसे किसी ने उसकी रगों से खून खींच लिया। उसके कानों में वही शब्द गूंजते रहे, बस एक खेल। उसने कांपते हुए कहा, खेल? मेरे जज्बात, मेरा प्यार, ये सब तुम्हारे लिए खेल था? सिमरन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरमान, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन मुझे हमेशा ऐसे लड़के पसंद आए हैं जो मेरी जरूरतें पूरी कर सकें। तुम्हारे पास दिल है, लेकिन पैसे नहीं, और मैं ऐसा रिश्ता चाहती हूं जहां मुझे सब कुछ मिले। समझने की कोशिश करो। अरमान की आंखों में आंसू भर आए। उसने पास खड़े लड़के की ओर देखा, फिर सिमरन की ओर। उसके होंठ कांपे, लेकिन शब्द नहीं निकले। कुछ पल बाद वह चुपचाप मुड़ा और वहां से चला गया। रात भर वह सड़कों पर भटकता रहा। शहर की रोशनी धुंधली लग रही थी। गाड़ियां शोर मचा रही थीं, लेकिन उसके कान बहरे जैसे हो गए थे। हर जगह उसे सिर्फ सिमरन की हंसी और उसके शब्द सुनाई देते। ये सब बस एक खेल था। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर निराशा की गहरी लकीरें थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस गुनाह की सजा भुगत रहा है। घर पहुंचकर उसने आईने में खुद को देखा। सामने खड़ा इंसान उसे अजनबी लगा। वही अरमान
अंधेरे मोड़ की ओर ले गया। शहर से लौटते वक्त अरमान के दिल में अजीब सा खालीपन था। जिस जगह को उसने सपनों का आशियाना समझा था, वही जगह उसके लिए जंजीर बन गई। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए वो सोच रहा था, प्यार तो इंसान की जिंदगी बदल देता है, लेकिन मेरे हिस्से में तो बस टूटे हुए सपने आए। शायद गांव की हवा ही मुझे सुकून दे सके। गांव की मिट्टी की खुशबू, खेतों की हरियाली और लोगों की सरलता हमेशा से उसे भाती थी। लेकिन इस बार जब वह गांव पहुंचा, उसके मन में शांति नहीं बल्कि अंधकार था। गांव के लोग अरमान से मिलकर खुश हुए, लेकिन उसकी आंखों में छिपा दर्द सबको दिख रहा था। वह दिन में खेतों की ओर निकल जाता, शाम को अकेले नदी किनारे बैठा रहता। दोस्तों ने कई बार मजाक करते हुए कहा, अरे अरमान, शहर की हवा ही ऐसी होती है, वहां दिल लगाने जाओ तो टूट ही जाता है। अरमान बस हल्की मुस्कान देकर चुप हो जाता। अंदर से वह इतना थक चुका था कि अब हंसने का भी मन नहीं करता था। इसी दौरान उसने गांव के बाहर एक पुरानी हवेली के बारे में सुना। लोग कहते थे कि उस हवेली में चंद्रमुखी का साया है। गांव के बुजुर्ग बच्चों को उस हवेली से दूर रहने की चेतावनी देते। उनका कहना था कि बहुत साल पहले उस हवेली में चंद्रमुखी नाम की एक तवायफ रहती थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। कई रईस और जमींदार उसके दीवाने थे, लेकिन चंद्रमुखी का दिल सिर्फ एक इंसान को आया था, एक युवा राजकुमार ने उसे प्यार का वादा किया, सपनों का महल सजाया, लेकिन जब समय आया तो उसने चंद्रमुखी को धोखा दिया। कहा जाता है उस धोखे ने चंद्रमुखी को तोड़ दिया। वह हवेली में अकेली रह गई और एक रात पागलपन में उसने अपनी जान ले ली। उसके बाद से लोग मानते थे कि उसकी आत्मा हवेली में भटकती है। कहते हैं वह उन लोगों से नफरत करती है जो किसी को मोहब्बत में धोखा देते हैं। हवेली की खिड़कियों से अक्सर पायल की आवाज सुनाई देती थी और रात के अंधेरे में लाल साया नजर आता था। अरमान ने बचपन में ये कहानियां सुनी थी, लेकिन तब वह इन्हें सिर्फ अंधविश्वास मानता था। अब जब उसका अपना दिल धोखे की आग में जल चुका था, तो उसे चंद्रमुखी की कहानी अजीब ढंग से अपनी लगने लगी। एक शाम जब उसका मन बहुत बोझिल था, वह नदी किनारे बैठा सोच रहा था, कितना अजीब है, मुझे धोखा मिला और चंद्रमुखी को भी। क्या प्यार सचमुच सिर्फ छलावा है? अचानक उसके मन में ख्याल आया, क्यों ना उस हवेली को देखा जाए, शायद वहां जाकर कुछ समझ आ जाए। अगली रात वह अकेले हवेली की ओर निकल पड़ा। आसमान पर बादल छाए थे, चांद भी धुंधला सा दिख रहा था। हवेली तक पहुंचने वाला रास्ता सुनसान था। पेड़ों की डालियां हवा से टकराकर अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थीं। हवेली सामने आई तो उसका दिल धड़कने लगा। टूटी दीवारें, झरझर खिड़कियां और बिखरी हुई बेलें, सब कुछ वीरान था। लेकिन हवेली के बीचों बीच एक खिड़की से हल्की सी रोशनी झलक रही थी। अरमान ने हिम्मत जुटाई और हवेली का दरवाजा धकेला। लकड़ी का पुराना दरवाजा चरमराकर खुला। अंदर घुप अंधेरा था। वह धीरे धीरे गलियारे से गुजरा। उसके कदमों की आहट हवेली की दीवारों से टकराकर लौट रही थी। अचानक उसे पायल की खनक सुनाई दी। कौन है वहां? अरमान ने कांपते हुए आवाज लगाई। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लग रहा था कान फट जाएंगे। पायल की आवाज और करीब आती गई और फिर अंधेरे से एक परछाई उभरी। वह एक औरत थी, लंबा घाघरा, लाल दुपट्टा, खुले काले बाल और माथे पर बड़ी सी बिंदी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे अंगार
मिलकर ऐसा माहौल बना रहे थे जैसे समय वहीं ठहर गया हो। अरमान सामने खड़ी उस परछाई को देख रहा था। उसके होंठ सूख चुके थे, लेकिन दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। वह औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके पैरों में बंधी पायल से हर कदम पर खनक उठती। आंखों की लालिमा, चेहरे की फीकी मुस्कान और उस अजीब सी चमक ने अरमान को जकड़ लिया था। मैंने कहा था, मैं ही चंद्रमुखी हूं। उसकी आवाज में ठंडक थी, जैसे बर्फ की तलवार। अरमान ने कांपते हुए पूछा, लेकिन तुम अब भी यहां क्यों हो? इतने सालों बाद भी? चंद्रमुखी ने अपनी बड़ी आंखें उस पर टिका दी। क्योंकि धोखा भूला नहीं जाता। जब दिल को चीरकर कोई चला जाए तो रूह कभी चैन नहीं पाती। मैं यहां उसी धोखे की कैद में हूं, और अब तुम भी इस दर्द को समझते हो। अरमान ने एक गहरी सांस ली। उसके भीतर अजीब सा साहस जागा। हाँ, मैं समझता हूं, मुझे भी उसी तरह किसी ने धोखा दिया है। शायद इसलिए मैं तुम्हारे दर्द को महसूस कर पा रहा हूं। चंद्रमुखी कुछ पल उसे घूरती रही, फिर धीमे से मुस्कुराई। दिलचस्प है, बहुत लोग मुझसे डर कर भाग गए, लेकिन तुम खड़े हो। तुम्हारी आंखों में डर है, मगर उससे गहरा दर्द है। अरमान को लगा जैसे उसकी बात सच है। सचमुच वह डर तो रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा वह अपने दर्द को किसी के सामने बांटने की चाह रखता था। अगर तुम चाहो तो मुझे अपनी कहानी सुना सकती हो, अरमान ने धीरे से कहा। चंद्रमुखी की आंखों में आंसू की परछाई तैर गई। कहानी? मेरी कहानी सिर्फ धोखे और अधूरेपन की है। मैं एक तवायफ थी, पर दिल सिर्फ एक इंसान बना है। उसने सपने दिए, वादे किए, और फिर किसी और के लिए मुझे छोड़ गया। उसके बाद मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहा। मैंने सब खत्म कर दिया, और तब से मैं यहाँ हूँ। अरमान की सांसें भारी हो गईं। उसे लगा जैसे वह खुद को सुन रहा हो। धोखे का दर्द वही था, चाहे किसी युग में मिला हो या किसी और को। मुझे भी ऐसा ही लगा। अरमान ने टूटे स्वर में कहा कि जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहा। प्यार शायद किसी को पूरा करने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए आता है। चंद्रमुखी उसकी ओर और करीब आई। उसका चेहरा अब बेहद साफ दिखाई दे रहा था। उसमें सौंदर्य था, मगर डरावना सौंदर्य, जो आकर्षित भी करता था और भयभीत भी। तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रमुखी ने अचानक पूछा। अरमान, अरमान, उसने जैसे उस नाम को महसूस करते हुए दोहराया। दिल का नाम है ये, लेकिन दिल ही तो सबसे जल्दी टूटता है। अरमान चुप रहा। हवेली की हवा और भी ठंडी हो गई थी। चंद्रमुखी उसकी आंखों में झांक रही थी। क्या तुम वापस जाओगे? अरमान ने सिर हिलाया। नहीं, शहर ने मुझे धोखा दिया है। वहां अब मेरे लिए कुछ नहीं है। यहां तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे लगता है मैं अकेला नहीं हूं। चंद्रमुखी की मुस्कान में अजीब सा दर्द और अपनापन दोनों झलक रहे थे। शायद पहली बार कोई इंसान मेरी ओर डर से नहीं, बल्कि अपने दर्द से खींच कर आया है। कुछ देर दोनों खामोश रहे। हवेली में बस हवा और पायल की धीमी गूंज सुनाई देती रही। अरमान ने धीरे से कहा, क्या मैं फिर आ सकता हूं? चंद्रमुखी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी। हाँ, आ सकते हो, लेकिन याद रखना, हर रिश्ता इंसान को या तो जोड़ता है या फिर तोड़ देता है। सोच लो, अरमान, क्या तुम इस अंधेरे का हिस्सा बनना चाहते हो? अरमान के चेहरे पर गहरी थकान थी, मगर आंखों में सच्चाई। मेरी जिंदगी में अब उजाला बचा ही कहां है। अगर अंधेरे में कोई है जो मेरे दर्द को समझे, तो शायद वही मेरा सहारा है। चंद्रमुखी ने सिर झुका लिया। उसकी पायल की आवाज फिर से गूंजी और वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी। ठीक है, तो आना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। और अचानक वह गायब हो गई। हवेली फिर से खामोश हो गई। अरमान वहीं खड़ा रहा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे डर भी लगा, पर एक अजीब सा सुकून भी था। शायद पहली बार उसने किसी को पाया था जो उसके दर्द को समझ सकता था। उस रात अरमान घर लौटा, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। बार बार उसे वही चेहरा याद आ रहा था। लाल बिंदी, ठंडी आवाज और वो पायल की खनक। चंद्रमुखी, उसने खुद से फुसफुसाया। अब उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। धोखे ने जो जख्म दिए थे, अब वह किसी और दर्द की डोर से जुड़ने लगे थे। उसके दिल में सवाल भी था और खौफ भी। क्या ये रिश्ता उसे संभालेगा या पूरी तरह मिटा देगा? हवेली की उस पहली रात के बाद अरमान की जिंदगी जैसे बदल गई। वह घर लौट तो आया, लेकिन उसके दिल दिमाग में बस वही पायल की खनक गूंज रही थी। वह चंद्रमुखी के चेहरे को बार बार याद करता। उसकी लाल बिंदी, उसकी आंखों की
बिना किसी कारण बताए वह फिर हवेली पहुंचा। रास्ता वही था, लेकिन इस बार उसके कदमों में डर से ज्यादा बेचैनी थी। दरवाजा उसी तरह चरमराकर खुला। अंदर वही वीरानी, वही धूल और वही अजीब सी ठंडी हवा थी। लेकिन इस बार अरमान को अंधेरा डरावना नहीं लगा। उसे लग रहा था जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। और सचमुच थोड़ी ही देर बाद वही पायल की खनक सुनाई दी। तुम फिर आ गए? चंद्रमुखी की आवाज हवेली में गूंजी। अरमान ने धीरे से मुस्कुराया। तुमने कहा था कि आ सकता हूं, इसलिए आ गया। चंद्रमुखी की परछाई धीरे धीरे अंधेरे से उभरी। इस बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अजीब इंसान हो तुम, बाकी सब मुझसे दूर भागते हैं और तुम बार बार लौट आते हो। अरमान ने गहरी सांस ली। शायद इसलिए कि मैं तुम्हें डरावनी नहीं, सच्ची लगती हो। तुम्हारे दर्द में मुझे अपना दर्द दिखाई देता है। चंद्रमुखी की आंखों में हल्की चमक आई। बहुत सालों बाद किसी ने मेरी आंखों में देखा है, बिना भागे। बहुत सालों बाद कोई मेरी बातें सुनना चाहता है। उस रात अरमान और चंद्रमुखी देर तक बातें करते रहे। हवेली की टूटी खिड़कियों से आती हवा उनके बीच की खामोशी को पूरा करती। अरमान ने उसे अपने धोखे की कहानी सुनाई, कैसे सिमरन ने उसके प्यार को खेल बना दिया, और चंद्रमुखी ने भी अपने बीते जख्मों की परतें खोल दी। धीरे धीरे उनके बीच की दूरी मिटने लगी। दिन बीतने लगे और अरमान लगभग हर शाम हवेली पहुंचने लगा। गांव के लोग हैरान थे। वे कहते, अरमान उस शापित जगह पर क्यों जाता है? वहां तो मौत का साया है। लेकिन अरमान किसी की सुनता नहीं। उसके लिए हवेली अब डर की जगह नहीं, बल्कि सुकून की जगह बन चुकी थी। चंद्रमुखी भी बदलने लगी थी। उसका चेहरा अब उतना भयावह नहीं लगता। कभी कभी उसकी आंखों में कोमलता चली जाती। उसकी आवाज जो पहले ठंडी और डरावनी थी, अब कभी कभी नरमी से भर जाती। एक रात जब हवेली में अंधेरा गहरा था, चंद्रमुखी ने अचानक पूछा, अरमान, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? अरमान ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डर अब मेरे हिस्से में बचा ही क्या है? जब दिल ही टूट गया हो तो और कौन सा डर बाकी रह जाता है? चंद्रमुखी कुछ देर खामोश रही, फिर धीरे से बोली, कभी कभी सोचती हूं, अगर मुझे धोखा न मिला होता, अगर मैं जिंदा रहती, तो मेरी जिंदगी कैसी होती? क्या कोई मुझे सच में चाहता? अरमान ने गहरी सांस ली। शायद तब तुम वही सवाल करती जो आज मैं करता हूं। हम दोनों की तकदीर ने हमें दर्द दिया है। फर्क बस इतना है कि मैं अब भी सांस ले रहा हूं और तुम एक याद बन चुकी हो। चंद्रमुखी ने धीरे से सिर झुका लिया। उसकी पायल हल्के से खनकी। उस खनक में इस बार कोई डर नहीं था, बल्कि अधूरी तड़प थी। धीरे धीरे हवेली में उनके मिलने का सिलसिला गहराता गया। अरमान अब अपने दिन का सबसे बड़ा हिस्सा वहीं बिताने लगा। कभी वह चुपचाप हवेली की दीवारों पर हाथ फेरता, कभी टूटी खिड़कियों से बाहर देखता और चंद्रमुखी उसके पास खड़ी रहती। उसने महसूस किया कि चंद्रमुखी अब सिर्फ एक भटकती आत्मा नहीं रही, बल्कि उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने लगी है। लेकिन गांव वालों को उसकी यह आदत समझ नहीं आ रही थी। एक दिन उसके बचपन के दोस्त ने उसे टोकते हुए कहा, अरमान, ये जो तू करता है ना, ये सही नहीं है। रूहों से दोस्ती अच्छी नहीं होती, वो तुझे अपने जाल में बांध लेगी। अरमान बस हल्की मुस्कान देकर बोला, शायद वही जाल मेरी आजादी है। इंसानों ने तो मुझे सिर्फ धोखा दिया है। उसका दोस्त चुप हो गया, लेकिन अरमान के दिल में अब कोई डर नहीं बचा था। एक और रात जब हवेली में तेज आंधी चल रही थी, अरमान खिड़की के पास बैठा था। चंद्रमुखी उसके पास आई और धीरे से बोली, कभी सोचा है अगर तुम मेरे समय में होते और मैं तुम्हारे समय में? अरमान ने उसकी ओर देखा, तो शायद हम दोनों अकेले ना होते, शायद हमारी कहानी अधूरी ना होती। उनके बीच खामोशी छा गई, लेकिन उस खामोशी में भी गहरी बातें थीं। अरमान को लगता था कि चंद्रमुखी उसका दर्द समझती है, और चंद्रमुखी को लगता था कि अरमान ही पहला इंसान है जिसने उसे इंसान समझा, डरावनी रूह नहीं। धीरे धीरे हवेली की दीवारें अब अरमान को सुनसान नहीं लगती। वहां हर जगह उसे चंद्रमुखी का साथ महसूस होता, लेकिन हवेली की परछाइयों में एक अजीब चेतावनी भी छिपी थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, चंद्रमुखी कभी किसी को अपना नहीं बनने देती। जो भी उसके करीब गया वो फिर लौट नहीं सका। अरमान को इन बातों की परवाह नहीं थी। उसके लिए चंद्रमुखी अब डर नहीं, बल्कि अपनापन थी। लेकिन हवेली की हवाएं जानती थीं कि यह रिश्ता साधारण नहीं, यह रिश्ता अजीब था। इंसान और रूह का रिश्ता, प्यार और धोखे की राख से जन्मा रिश्ता।
कांप उठे। तब तुम? सिमरन ने धीमी आवाज में कहा। हाँ अरमान, मैं वापस आ गई हूं। अरमान का दिल गुस्से और दर्द से भर गया। उसे वो पल याद आ गए जब सिमरन ने उसे धोखा दिया था। उसकी हंसी, उसके झूठे वादे और फिर किसी और के साथ उसका चला जाना। अब क्यों आई हो? अरमान की आवाज कड़वी थी। जब सब तोड़ दिया था तब क्यों नहीं सोचा था? सिमरन की आंखों में आंसू छलक आए। अरमान, मैं गलत थी। मैंने जिस इंसान के लिए तुम्हें छोड़ा उसने मुझे बर्बाद कर दिया। आज मैं अकेली हूं, टूटी हुई हूं और मुझे एहसास हुआ कि सच में कोई था जो मुझे दिल से चाहता था। वो तुम थे। अरमान ने उसका चेहरा घूरा। उसके भीतर गुस्सा और करुणा आपस में टकरा रहे थे। तुम सोचती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? सिमरन, तुमने सिर्फ मुझे नहीं छोड़ा था, तुमने मेरे जीने की वजह छीन ली थी। सिमरन चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। कृपया अरमान, एक बार मुझे सुन लो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पा रही हूं। अरमान का दिल भारी था, लेकिन उसी पल उसे चंद्रमुखी याद आई। वो हवेली, वो पायल की खनक, वो ठंडी मुस्कान और वो अपनापन। उसने सख्त स्वर में कहा, अब मेरे पास तुम्हारे लिए जगह नहीं है सिमरन। मेरी जिंदगी में कोई और है। सिमरन चौंक गई। कोई और? कौन? अरमान ने जवाब नहीं दिया। उसने दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन सिमरन इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उस शाम अरमान फिर हवेली पहुंचा। हवेली जैसे उसकी बेचैनी को समझती थी। अंदर कदम रखते ही वही खनक सुनाई दी। तुम्हारा चेहरा आज बदला बदला सा क्यों है अरमान? अरमान ने गहरी सांस ली। आज वो वापस आई है सिमरन। चंद्रमुखी के चेहरे पर एक पल को अजीब सा भाव आया। उसकी आंखें लाल हो उठी। वो जिसने तुम्हें धोखा दिया? हाँ, अरमान की आवाज भारी थी। अब क्यों आई है? अरमान ने धीरे से कहा। वो कहती है कि उसे पछतावा है, मगर मैं उसे माफ नहीं कर सकता। अब मैं तुम्हारे पास हूं और कहीं नहीं। चंद्रमुखी की आंखों में हल्की चमक आई। सही कहा तुमने, धोखा देने वालों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। वो वापस इसलिए नहीं आई क्योंकि तुम्हें चाहती है, बल्कि इसलिए कि उसे और कोई नहीं मिला। अरमान उसकी बात सुनकर खामोश हो गया, लेकिन सिमरन का पीछा करना बंद नहीं हुआ। वह बार बार अरमान के घर आने लगी। कभी रोती, कभी गिड़गिड़ाती, कभी यादों का हवाला देती। एक दिन उसने अरमान से कहा, अगर तुम मुझे नहीं अपनाओगे तो मैं मर जाऊंगी। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। अरमान का दिल फिर डगमगाने लगा। वो कितना भी नफरत जताता, कहीं ना कहीं उसके भीतर वो पुराना प्यार जिंदा था। मगर तभी उसे हवेली में बिताए पल याद आ जाते। चंद्रमुखी की बातें, उसका दर्द, उसका साथ। एक रात सिमरन ने अरमान का पीछा किया। अरमान को पता नहीं था कि वो हवेली तक उसके पीछे आ रही है। हवेली के भीतर पहुंचते ही उसने देखा अरमान किसी से बातें कर रहा है, हवा में जैसे किसी की मौजूदगी है। और अचानक उसने उसे देखा, चंद्रमुखी। सिमरन की चीख निकल गई। ये क्या है? अरमान, ये कौन है? अरमान ने घबराकर उसकी ओर देखा। सिमरन, तुम यहां क्यों आई? चंद्रमुखी की आंखें लाल आग की तरह चमकने लगी। उसकी पायल गूंजी और पूरा कमरा जैसे कांप उठा। तो यही है वो औरत जिसने तुम्हें धोखा दिया, जिसने तुम्हारे दिल को तोड़ा? अरमान ने कांपते हुए कहा। हाँ, यही है। सिमरन डर से पीछे हट गई। अरमान, ये भूत है। तुम इसके साथ क्यों हो? अरमान की आवाज ठंडी थी। क्योंकि ये मुझे समझती है सिमरन। तुमने तो बस मेरा इस्तेमाल किया था। ये भले रूह है, मगर इसने कभी झूठ नहीं बोला। चंद्रमुखी धीरे धीरे सिमरन की ओर बढ़ी। हवेली की दीवारों पर साए कांपने लगे। तुमने उसे धोखा दिया और अब मेरे सामने खड़ी हो। जानती हो धोखे की आग कितनी गहरी होती है? सिमरन कांपने लगी। उसकी सांसें तेज हो गई। अरमान, प्लीज इसे रोको, ये मुझे मार डालेगी। अरमान चुप रहा। उसके दिल में एक अजीब सुकून था, जैसे चंद्रमुखी उसकी ओर से वो बदला लेने वाली थी जो वह खुद कभी नहीं ले पाया। सिमरन चीखते हुए हवेली से भाग गई। चंद्रमुखी की हंसी अंधेरे में गूंज उठी। वो हंसी जो जीत और बदले की थी। अरमान ने उसकी ओर देखा। तुम्हें उसे चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। चंद्रमुखी ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों नहीं? उसने तुम्हें चोट पहुंचाई थी, अब उसे वही दर्द महसूस होना चाहिए। अरमान खामोश हो गया। उसके दिल में सवाल उठने लगे। क्या चंद्रमुखी सचमुच सिर्फ उसका दर्द समझती है, या अब उसका बदला ही उसकी दुनिया बन गया है? और उस रात से हवेली और
अपनापन ज्यादा झलकने लगा था। अरमान हर दिन हवेली जाता और हर दिन चंद्रमुखी और ज्यादा करीब आ जाती। वह उसके आसपास मंडराती, उसकी सांसों तक को महसूस करती। कभी कभी तो अरमान को लगता जैसे उसकी परछाई भी अब चंद्रमुखी की कैद में है। एक रात जब अरमान खिड़की के पास बैठा था, चंद्रमुखी अचानक उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। उसकी ठंडी सांसें अरमान की गर्दन को छू रही थीं। अरमान, उसने धीमे स्वर में कहा, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे, कोई और तुम्हें छू भी नहीं सकता। अरमान ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वह उसे निगल जाना चाहती हो। लेकिन चंद्रमुखी, मैं अब भी जिंदा इंसान हूं, मेरी दुनिया अलग है। चंद्रमुखी की मुस्कान फीकी हो गई। जिंदा? मरना ही तो तुम्हें चाहिए था उस धोखे के बाद। अगर मैं ना होती तो तुम आज यहां खड़े भी ना होते। मैं ही हूं जिसने तुम्हें संभाला है। अब तुम सिर्फ मेरे हो। अरमान का दिल कांप उठा। उसे महसूस हुआ कि चंद्रमुखी का यह प्यार अब मोहब्बत नहीं, बल्कि एक जुनून बन रहा है। गांव में अफवाहें और तेज हो गईं। लोग कहते, अरमान पर चुड़ैल का साया है, वो धीरे धीरे इंसानियत भूल जाएगा। अरमान ने इन बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं डर बैठ रहा था। क्या सचमुच वो चंद्रमुखी के जाल में फंस रहा है? एक दिन सिमरन फिर उसके घर आई। उसकी आंखों में नींद और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। अरमान, मैं जानती हूं कि तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन मैं सच कह रही हूं, वो तुम्हें बर्बाद कर देगी। मैंने हवेली में उसकी आंखों में जो देखा, वो सिर्फ प्यार नहीं था, वो खून है, पागलपन है। अरमान ने गुस्से से कहा, बस करो सिमरन, तुम चाहती हो कि मैं फिर से तुम्हारे धोखे में फंस जाऊं? तुम मुझे नहीं समझती, वो मुझे समझती है। सिमरन ने कांपते स्वर में कहा, नहीं अरमान, वो तुम्हें समझती नहीं, वो तुम्हें अपना बना लेना चाहती है, हमेशा के लिए। अरमान ने दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया, लेकिन उसके दिल में सिमरन की बातें तीर की तरह चुभ गईं। उस रात हवेली में माहौल अलग था। हवा भारी थी, दीवारें कांप रही थीं। अरमान ने अंदर कदम रखा तो चंद्रमुखी पहले से इंतजार कर रही थी। आज तुम देर से आए, उसने धीमे स्वर में कहा। अरमान ने मजबूर मुस्कान दी। कुछ काम था, चंद्रमुखी ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। या फिर उस औरत के पास थे? अरमान चौंक गया। तुम्हें कैसे पता? चंद्रमुखी की आवाज गहरी और ठंडी हो गई। मैं सब जानती हूँ, जहां भी तुम जाते हो, मेरी नजर तुम्हारे साथ होती है, तुम मुझसे छुपा नहीं सकते। अरमान की सांसें तेज हो गईं। चंद्रमुखी, ये ठीक नहीं है, मैं तुम्हारा हूं, इसमें शक मत करो। लेकिन तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? चंद्रमुखी अचानक उसके बेहद करीब आ गई। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं। क्योंकि मैं तुम्हें खो नहीं सकती अरमान, मैं पहले ही एक धोखे से बर्बाद हो चुकी हूं। अब अगर तुम्हें खोया तो मैं ये दुनिया जला दूंगी। अरमान का दिल सहम गया। ये पहली बार था जब उसने चंद्रमुखी की मोहब्बत में डर महसूस किया। धीरे धीरे चंद्रमुखी का जुनून और बढ़ने लगा। अब वो हवेली में अरमान को घंटों अपने पास रोके रखती। अगर अरमान जाने की कोशिश करता तो उसकी पायल जोर से बज उठती और हवेली की दीवारें हिलने लगती। कहाँ जाओगे? मैं यहाँ अकेली रहूं और तुम बाहर उस औरत के पास? अरमान समझाने की कोशिश करता। मैं सिर्फ कुछ देर के लिए बाहर जाता हूं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा। लेकिन चंद्रमुखी हर बार शक करती। उसकी आंखों में आग सी जलती रहती। एक दिन अरमान ने महसूस किया कि उसका शरीर लगातार कमजोर होता जा रहा है। चेहरा पीला, आंखों के नीचे गहरे गड्ढे और दिल पर अजीब सा बोझ। गांव के एक बूढ़े ने उसे रोककर कहा, बेटा, तेरा चेहरा देख रहा हूं, तू अब इंसान कम और परछाई ज्यादा लग रहा है, संभल जा, ये हवेली तुझे निगल जाएगी। रात को हवेली में उसने चंद्रमुखी से सीधे पूछा, चंद्रमुखी, क्या तुम मुझे धीरे धीरे कमजोर बना रही हो? चंद्रमुखी की आंखें फैल गईं। क्या तुम भी वही सोचते हो जो बाकी सोचते हैं? अरमान, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, मैं बस चाहती हूं कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। इसके लिए अगर तुम्हें अपनी पुरानी दुनिया छोड़नी पड़े तो क्या बुरा है? अरमान सन्न रह गया। मतलब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे जैसी रूह बन जाऊं? चंद्रमुखी की मुस्कान भयावह हो गई। हाँ अरमान, तभी तो हम हमेशा साथ रह पाएंगे। तुम्हें मरना होगा ताकि मैं तुम्हें कभी न खो दूं। अरमान की रगों में खून जम गया। उसके सामने अब सच था। चंद्रमुखी का प्यार एक ऐसा बंधन था जो उसे जीवन से छीन लेना चाहता था। अरमान को जवाब नहीं दे पाया। अरमान घर लौटा तो सारी रात करवटें बदलता रहा। एक ओर चंद्रमुखी
लेकिन मौत की कीमत पर। दूसरी राह सिमरन की थी, जिसने धोखा दिया मगर अब जीने की ओर बुला रही थी। उसका दिल सवालों से भरा था। क्या वो चंद्रमुखी के जुनून में डूब जाएगा या फिर इंसानियत की राह पर लौटेगा? रात और भी गहरी होती गई और हवेली से आती पायल की खनक उसके कानों में गूंजती रही। हवेली के अंधेरे गलियारों में अब अरमान की सांसें घुटने लगी थीं। हर रात चंद्रमुखी की पायल की खनक उसे पुकारती, पर अब वो मोहब्बत नहीं, एक कैद की आवाज लगती। उसका दिल मान रहा था कि चंद्रमुखी का प्यार सच्चा था, मगर उसका जुनून खतरनाक होता जा रहा था। अरमान कई रातों तक सो नहीं पाया। उसकी आंखों में डर और उलझन साफ झलक रही थी। वह अपने आप से सवाल करता, क्या मैं उसे छोड़ सकता हूं? नहीं, वो टूटी है, बिखरी है, उसे मेरे सहारे की जरूरत है। पर क्या मैं अपनी जिंदगी उसके हवाले कर दूं? क्या मेरी मौत उसकी मोहब्बत का सबूत होगी? उसकी रगों में एक ठंडक दौड़ जाती। जब भी वह चंद्रमुखी के लाल आंखों वाले चेहरे को याद करता तो सिहर उठता। एक शाम सिमरन फिर से उसके दरवाजे पर आई। आंधी तूफान जैसी हालत थी और वह पूरी भीगी हुई थी। अरमान, ये आखिरी बार आई हूं, तुम सुनो या ना सुनो, पर सच्चाई कहकर जाऊंगी, उसने कांपती आवाज में कहा। अरमान चुप रहा। सिमरन आगे बोली, मैंने गलती की थी, हाँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया अपने स्वार्थ के लिए, पर उस धोखे की सजा तुमने काफी भुगत ली है। अब जो हो रहा है वो तुम्हारे बस का नहीं। चंद्रमुखी तुमसे प्यार नहीं करती, वो तुम्हें अपना बना लेना चाहती है, चाहे इसके लिए तुम्हारी जान ही क्यों ना चली जाए। अरमान के चेहरे पर गहरी थकान झलकने लगी। सिमरन, अगर मैं उसे छोड़ दूं तो वो टूट जाएगी, और अगर मैं उसके साथ रहूं तो मैं मिट जाऊंगा। बताओ मैं क्या करूं? सिमरन ने उसकी आंखों में देखा और बोली, कभी कभी किसी को बचाने के लिए उससे दूर जाना जरूरी होता है, और कभी कभी किसी की मोहब्बत ही उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाती है। अरमान, तुम्हें जीना होगा, क्योंकि अगर तुम मर गए तो वो जीत जाएगी, और उसकी जीत का मतलब तुम्हारी हार नहीं, बल्कि तुम्हारी मिट्टी होगी। अरमान कुछ देर तक स्तब्ध खड़ा रहा। सिमरन के शब्द उसके दिल पर गूंजते रहे। उस रात हवेली में जब अरमान पहुंचा, चंद्रमुखी पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अरमान, उसने धीमी आवाज में कहा, आज मैंने तय कर लिया है, अब तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जा पाओगे। अरमान ने कांपते हुए पूछा, मतलब? चंद्रमुखी मुस्कुराई, पर वो मुस्कान डरावनी थी। आज पूर्णिमा की रात है। आज अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। तुम्हारी रूह मेरी रूह से बंध जाएगी। कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा, न ये दुनिया न मौत। अरमान का दिल धड़क उठा। उसे सिमरन की बातें याद आईं। चंद्रमुखी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। चंद्रमुखी ने उसकी ओर गहरी नजरों से देखा। कहो, अरमान ने कांपते स्वर में कहा। प्यार कैद नहीं होता। अगर ये मोहब्बत है तो मुझे अपनी मर्जी से जीने दो, मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। चंद्रमुखी की आंखों में आंसू भर आए। तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे जैसे उसने छोड़ा था? अरमान ने धीरे से कहा, नहीं, मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा। मैं बस चाहता हूं कि तुम मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ मर भी नहीं सकता। यह सुनकर चंद्रमुखी की आंखों की नमी अचानक आग में बदल गई। उसकी पायल जोर जोर से बजने लगी। हवेली की दीवारें कांप उठी। नहीं अरमान, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। उसके बाल बिखर गए, चेहरा डरावना हो गया और उसके आसपास अजीब सी हवा घूमने लगी। अरमान पीछे हटने लगा, मगर चंद्रमुखी उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो मैं तुम्हें जीने भी नहीं दूंगी। उस रात हवेली में तूफान मच गया। बिजली कड़क रही थी, आसमान फट रहा था। अरमान भागने की कोशिश करता, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते। तुम मेरे बिना कहीं नहीं जाओगे, चंद्रमुखी चीखी। अरमान ने चीखते हुए कहा, चंद्रमुखी, ये मोहब्बत नहीं, ये पागलपन है। अगर तुम सचमुच मुझसे प्यार करती हो तो मुझे जीने दो, मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। उसके शब्द चंद्रमुखी के दिल को चीर गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीमे स्वर में बोली, मैंने तुम्हें खोने से डर कर ये सब किया। मैं अकेली थी, टूटी हुई थी। मैंने सोचा अगर तुम मेरी रूह से बंध जाओगे तो मैं कभी अकेली नहीं रहूंगी। अरमान उसकी ओर बढ़ा, उसके कांपते हाथ थामे। चंद्रमुखी, मोहब्बत का मतलब किसी को कैद करना नहीं होता। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कभी भुलाऊंगा नहीं, लेकिन अगर तुमने मुझे बांध लिया तो मैं मर जाऊंगा, और तब तुम्हारे पास
चंद्रमुखी ने आंसू पोंछे और धीमे स्वर में कहा, शायद तुम सही हो, प्यार कैद नहीं होता। मैंने तुम्हें बांधने की कोशिश करके गलती की, लेकिन अरमान, मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी। अरमान ने उसका हाथ दबाया, और मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। चंद्रमुखी धीरे धीरे पीछे हट गई, उसकी देह धुंध में बदलने लगी। जाओ अरमान, जाओ और अपनी जिंदगी जियो, लेकिन याद रखना, जब भी चांदनी रात होगी और हवेली की पायल बजेगी, मैं यहीं रहूंगी, तुम्हें देखती रहूंगी। अरमान की आंखें नम हो गईं। उसने आखिरी बार हवेली की ओर देखा और फिर बाहर निकल गया। अरमान ने कांपते स्वर में कहा, प्यार कैद नहीं होता। अगर ये मोहब्बत है तो मुझे अपनी मर्जी से जीने दो, मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। चंद्रमुखी की आंखों में आंसू भर आए। तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे जैसे उसने छोड़ा था? गांव के लोग अगले दिन चौंक गए जब अरमान लौटा। उसका चेहरा थका हुआ था, मगर आंखों में नई रोशनी थी। उसने चंद्रमुखी को खोया नहीं था, बल्कि उसकी मोहब्बत को समझकर उसे आजाद कर दिया था। मगर उसके दिल पर एक छाया अब हमेशा रहेगी, पायल की खनक, चांदनी रात और वो अधूरी मोहब्बत जो जिंदगी और मौत के बीच हमेशा जिंदा रहेगी। अरमान हवेली से बाहर आ चुका था, मगर हवेली और चंद्रमुखी की यादें उसके दिल की गहराइयों में अब भी कैद थीं। गांव के लोग उसकी ओर संदेह की निगाह से देखते, कुछ कहते वो चुड़ैल का साथी था। उसकी रूह पर अब भी हवेली का साया है, वो इंसानों में रहकर भी इंसान नहीं रहा। अरमान किसी से कुछ नहीं कहता, वह चुपचाप अपने घर लौट आया, लेकिन रातों को चैन से सो नहीं पाया। हर बार जब चांदनी खिड़की से भीतर झांकती तो उसे हवेली की दीवारें याद आ जाती। हर बार जब पायल की हल्की सी खनक सुनाई देती, उसका दिल कांप उठता। दिन बीतते गए। अरमान ने अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश की। उसने सिमरन से दूरी बनाए रखी। वह जानता था कि धोखे के बाद रिश्ते का वो भरोसा कभी लौट नहीं सकता। हाँ, उसने उसे माफ जरूर कर दिया, मगर भूल नहीं पाया। सिमरन ने भी चुपचाप उसकी जिंदगी से दूर होने का फैसला किया। उसने जाते जाते बस इतना कहा, अरमान, मुझे माफ कर देना। शायद तुम और मैं एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। तुम्हारी मोहब्बत बहुत सच्ची थी और मैंने उसे खो दिया। उम्मीद है कि तुम एक दिन उस मोहब्बत की रोशनी में जीना सीख लोगे। अरमान ने उसे जाते हुए देखा और सिर झुका लिया। अब उसके जीवन में बस दो चीजें बची थीं, उसकी सांसें और चंद्रमुखी की याद। हवेली अब वीरान थी। गांव के लोग वहां जाने की हिम्मत नहीं करते थे, मगर अरमान कभी कभी दूर से हवेली की खिड़कियों को देख लेता। कई बार उसे लगता जैसे कोई परछाई पर्दों के पीछे से उसे देख रही हो। कई बार रात को हवा में पायल की धीमी खनक सुनाई देती। वो समझ गया था कि चंद्रमुखी गई नहीं है, वो अब भी वहीं है, मगर अब वो उसे बांधने की कोशिश नहीं करती। उसने अरमान को आजाद कर दिया था। एक दिन अरमान चुपचाप हवेली के पास पहुंचा। उसने दरवाजे को छुआ और धीमे स्वर में कहा, चंद्रमुखी, मैं आया हूं। मैं जानता हूं कि तुम यहां हो। देखो, मैं जिंदा हूं और शायद इसी तरह जीता रहूंगा, लेकिन तुम मेरे दिल से कभी जुदा नहीं हो सकती। तुम हमेशा मेरी सांसों में रहोगी। हवेली की खिड़कियां अपने आप खुल गईं। हल्की हवा चली और पायल की खनक सुनाई दी। अरमान की आंखें भीग गईं। धन्यवाद चंद्रमुखी, मुझे आजाद करने के लिए। तुम्हारा प्यार मेरी रूह में हमेशा जिंदा रहेगा। उस पल ऐसा लगा जैसे पूरी हवेली सन्नाटे में डूब गई हो। हवा थम गई। आसमान का चांद बादलों के पीछे छुप गया और फिर अचानक चंद्रमुखी की आवाज आई, बहुत हल्की, बहुत दूर से, अरमान, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, बस यादों में। अरमान ने आंसू पोंछे और वहां से वापस लौट आया। एक रात जब अरमान की सांसें धीमी हो गई थी, उसने चांद की ओर देखा। उसकी आंखों में चमक थी। चंद्रमुखी, उसने फुसफुसाया, अब मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई और उसी पल हवेली से पायल की खनक की गूंज पूरे गांव में सुनाई दी। लोगों ने कहा, अरमान चला गया और उसके साथ ही हवेली का साया भी। उस रात के बाद हवेली हमेशा के लिए